नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी 2023 की परीक्षा में जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी, उसमें पॉलिटी में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका संबंध किन टॉपिक्स के साथ है। और आपको बता दूं कि यूपीएससी के इतिहास में अब तक का प्रीलिम्स का सबसे टफेस्ट पेपर 2023 का माना जाता है, क्योंकि आप देखिए कि 2023 में सबसे कम कट ऑफ अब तक यूपीएससी का सबसे कम कट ऑफ बना था। वो बना था करीब जनरल का 75 या 76 था, है ना। सोचिए 75 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी, है ना। यूपीएससी का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है इसलिए 2023 वाले पेपर को। इसीलिए पॉलिटी में भी मैं देखा हूँ कि पॉलिटी में भी जो प्रश्न पूछे गए थे ना, कुछ आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी जोड़कर भी पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत ही टफ प्रकार के, है ना, प्रश्न थे। आइए तब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। ठीक है। पहला प्रश्न लगा रहा हूँ। यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स की परीक्षा का पेपर फर्स्ट का जो सेट ए था, है ना, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ए है ऑप्शन नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, बी है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, सी है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, और डी है विधि के समक्ष समता। देखिए अब ये प्रश्न कहां से पूछा है। ये प्रश्न पूछा है देखो ये है तो एकदम बेसिक टाइप का प्रश्न, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज, विधि की सम्यक प्रक्रिया को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज बोलते हैं। लेकिन ये प्रश्न बना कहां से। ये प्रश्न बना है अपने नियोजन में। कहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं ना, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं, समझ रहा है, जीवन का अधिकार। उसी के संदर्भ में न्यायपालिका ने निर्णय दिया हुआ था कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधि की सम्यक प्रक्रिया ही लागू की जाएगी, ऐसा था न्यायपालिका का निर्णय। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया हम यहाँ देखते हैं मौलिक अधिकार में। ठीक है, देखो पहले से जो टिक लगाया हुआ है ये 2024 और 2025 की परीक्षाओं में जो पॉलिटी से जहां जहां से प्रश्न आया था ना, वो उनके लिए टिक लगाया हुआ है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, पहला कथन क्या है। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। दूसरा कथन क्या है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया गया जाता है ना। नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। उपर्युक्त कथनों में उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। फिर चार ऑप्शन बनाया हुआ है। ठीक, कथन एक, कथन दो सही है, व्याख्या करता है नहीं करता, इस तरीके से चार ऑप्शन यूपीएससी ने बनाया हुआ था। ये प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। देखो जब हम अनुसूचियां पढ़ते हैं ना, उसको मैं कहाँ डालूंगा, यहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम अनुसूचियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें सातवीं अनुसूची, हाँ, सातवीं अनुसूची जब हम पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, तो जेल के बारे में, जो जेल है ना, जेल वो राज्य सूची का विषय है। और ये प्रश्न बता दूं आपको टफ प्रकार का था। क्यों, क्योंकि इसमें नीचे जो अधिनियम दिया हुआ है ना, ये केंद्र सरकार का एक अधिनियम है जो जेल के प्रशासन के बारे में है। ठीक, तो देखो ईमानदारी से बताऊंगा, अगर हम पढ़े होते हैं, है ना, जो मैं पढ़ाया होता, अगर उसमें से आप करते तो इसमें आप एक एक ऑप्शन ही आप एलिमिनेट कर पाते हैं, समझ रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन क्या है। ए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। बी, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। ऑप्शन सी है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित
और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन डी है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। हम बेसिक जब पढ़ते हैं ना कुछ मूलभूत बातें, तो उसमें पढ़ाई जाती है संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, कहाँ से। और वैसे भी देखो फंडामेंटल से कितने प्रश्न बन रहे हैं, है ना, मूलभूत बातों से। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ए है पहला संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संशोधन और डी है 86वां संशोधन। ठीक है, संशोधन का मतलब संविधान संशोधन। ये प्रश्न कहां से पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा है यहाँ से, मूल अधिकार से, है ना। हाँ, लेकिन आपको बता दूं, इस प्रश्न को यूपीएससी ने रद्द कर दिया था, प्रश्न पत्र से इसको हटा दिया था। मूल्यांकन में इस प्रश्न की गिनती नहीं हुई थी जब रिजल्ट आया था। ठीक, तो लेकिन खैर अगर दायरा पकड़ना हो तो मौलिक अधिकार से समझ लीजिए। फिर 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत के निम्नलिखित संगठनों, है ना, या निकायों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सी है राष्ट्रीय विधि आयोग, चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? फिर ऑप्शन ए बी सी डी चार, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो अपने नियोजन में कहाँ फिट बैठता है, अपने स्कीम में, अपने स्कीम में यही फिट बैठता है कुछ मूलभूत बातों के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जब मैं मतलब कि संस्थाओं के प्रकार बताऊंगा, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, है ना, कार्यकारी संस्थाएं, तो उसी में संवैधानिक संस्थाओं की सूची आपको यहाँ लिखवा दूंगा कुछ मूलभूत बातों में। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सॉरी, पहला है यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी, मुलतवी मतलब स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तीसरा है कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। फिर ऑप्शन यूपीएससी ने बनाया हुआ, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ये समझना है। मसला ये है कि ये किस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न। चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये प्रश्न सीधे सीधे राष्ट्रपति से पूछा हुआ है, यानी संघ की कार्यपालिका। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति, खासकर इन सभी में राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है संघ की कार्यपालिका में, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, फिर पहला कथन है जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। दूसरा है जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? फिर चार ऑप्शन दिया हुआ है। यह प्रश्न कहां से पूछा है? यह प्रश्न सीधे सीधे भारतीय संसद से पूछा है, यहाँ से, संघ का विधानमंडल। विभिन्न प्रकार के विधेयक पढ़ते हैं ना, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, तो सारे विधेयक यहाँ पढ़ाए जाते हैं संघ के विधानमंडल के अंतर्गत संसद में, तो वहां से ये प्रश्न बना हुआ है। अगला देखिएगा 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती, दूसरा कथन है। तीसरा है
ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति नहीं होती। ये प्रश्न यार, ये प्रश्न शायद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से पूछा हुआ है ना। पॉलिटी से सीधा संबंध इसका नहीं है, टॉपिक्स के साथ तो एकदम नहीं है। समुदाय प्रारक्षित है ना। 1872 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1872 का अधिनियम है जो कि इन्वायरमेंट वाले सेक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको जाने देते हैं, अगला देखते हैं 39। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में 39 है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? मतलब बताना है कितने कथन सही हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि प्रश्न बना कहां से। ठीक है, सीधे है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, है ना। तो अनुसूचित क्षेत्र से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है। कथन पहला वाला है ये कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16, है ना, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। फिर दिया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये प्रश्न भी थोड़ा टफ प्रकार का था मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद को रिलेट करके, न्यायपालिका के निर्णय को लेकर के और प्रशासन की दक्षता को लेकर के मिला करके पूछा है। आरक्षण वाला मुद्दा भी इसमें जोड़ दिया है। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत मतलब बहुत गहराई वाले विश्लेषण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए 50। निम्नलिखित, इसीलिए तो आप देखिए ना कि जो 2023 की परीक्षा में कट ऑफ कितना कम गया था। 50 नंबर का प्रश्न देखिए इस साइड देखिए, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ए है रेगुलेटिंग एक्ट, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, सी है 1793 का चार्टर एक्ट, डी है 1833 का चार्टर एक्ट। ये कहां से पूछा है? संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास से। देखो एक टिक लगाया हुआ था फिर लग गया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संविधान के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। ठीक। दूसरा है, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तीसरा है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? देखो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का भी आंसर डाल दिया है। तीसरा वाला ऑप्शन देखो, ये तीसरा वाला कथन देखो, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक हिस्सा डाला है ना। और बाकी केंद्र संबंध को भी डाला हुआ है यहां से, पहला वाला कथन। दूसरा है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहां पड़ता है? मौलिक अधिकार में पड़ता है, यहां से भी आंसर डाला हुआ है। देखो कितना जटिल प्रश्न था, है ना। नेचर 2023 के पेपर का जो नेचर था ना, बहुत एकदम पार लेवल का था। क्वेश्चन नंबर 80 का देखिएगा, इस साइड लगाता हूं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। दूसरा है,
निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। तीसरा है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। चौथा है, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। फिर उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये प्रश्न भी टफ लेवल का था यार। ये प्रश्न कहां से पूछा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। देखो, अब आपको इससे अंदाजा भी हो रहा होगा कि कौन कौन से सेगमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद देखो कितना इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका खासकर राष्ट्रपति कितना इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, ये मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर कुछ मूलभूत बातें, बेसिक से तो यूपीएससी प्रश्न पूछती ही है। ठीक, सभी वीडियो कट गया था, ठीक है, तो हमने 80 नंबर प्रश्न को देखा हुआ था शायद, तो हम आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं, है ना। आइए 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर, है ना, क्रॉस करके 600 मिलीमीटर बाई या इंटू 400, अरे सॉरी, थोड़ा एक्चुअली देखो मेरा क्या है ना, तो मैं मूलतः इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो मतलब मेहनत करके फिर भी अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है। ठीक, कथन 2 क्या कहता है? ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ठीक, तो देखो यार, इसमें फिर नीचे ऑप्शन बनाए हुए उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही चुनना है। लेकिन इस प्रश्न को जरा देखो कि ये जो प्रश्न है, इसमें जो दूसरा वाला कथन है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा, ये सभी लोग जानते हैं, है ना, ये बहुत बेसिक चीज है। लेकिन जो ऊपर एक मानक आमाप दे रखा है, इसी में जटिलता आई होगी लोगों को, है ना। लेकिन ये चीजें जैसे इंडिया ईयर बुक करके जो वार्षिकी आती है ना भारत देश को लेकर के, तो उसमें ये सब चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने घटना चक्र में देखा हुआ कि राष्ट्रीय प्रतीक नाम से एक चैप्टर है, तो वहां से जो भी चीजें हमें मिलेंगी उन चीजों को कवर कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दूसरा है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। फिर है, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, कौन सा एक सही है। फिर 4 कथन बनाया हुआ है ना, व्याख्या, मतलब दोनों कथनों को आपस में जोड़ करके व्याख्या करता है नहीं करता है, ऐसे करके यूपीएससी बनाती है। तो देखिए, ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है संविधान के निर्माण से। देखो, जब ये वीडियो कट हुआ था ना, तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया था, उससे पहले ही संविधान के निर्माण से यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, और आपको बता दूं कि 26 नवंबर की तारीख प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख आता है। 26 नवंबर 1949 को ही ठीक हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, तो 26 नवंबर का जिक्र प्रस्तावना में भी हमें मिलता है ना, यहाँ भी हमें मिलता है। अगला देखिएगा, और यहाँ संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। संविधान निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। और भी बहुत सारी समितियां थी, संघीय संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, मौलिक अधिकारों को लेकर के उप समिति बनी थी। जब देखेंगे तो देखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 92 नंबर का प्रश्न है। एक तरफ कृत्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। यह भी टफ प्रकार का प्रश्न था यार। पहला देखो, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना,
इसके सामने क्या लिखा हुआ है? शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। दूसरा है, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। इसके सामने लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तीसरा है, बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। आयुध संशोधन अधिनियम 2019। इसमें बता दूं कि जो दो अधिनियम है 1923 और 1872, ये दोनों अधिनियम तो चले गए ब्रिटिश शासन में, है ना, ब्रिटिश काल में चले गए। एकमात्र जो आयुध संशोधन अधिनियम 2019 का है, ये पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक, तो ये है आंतरिक सुरक्षा से, मेरे हिसाब से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है आंतरिक सुरक्षा से। तो इतने प्रश्न हो गए। तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी की 2023 में, है ना, सिविल सेवा में प्रीलिम्स की क्या स्थिति थी? बहुत ही टफ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक ठाक टफ प्रकार के। और इवन पॉलिटी का ही नहीं बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स का आप देख लीजिए, तो प्रश्न ठीक ठाक टफ प्रकार के पूछे गए थे। हाँ, हिस्ट्री में मुझे लगता है कि हिस्ट्री के प्रश्न थोड़े इजी प्रकार के थे। देखो, दृष्टिकोण अपना अलग अलग हो सकता है, मेरे अनुसार मैंने देखा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, फिर मिलेंगे।